फिर क्या था? टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दो टाइप्स होते हैं, रेयर टू डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप रेयर टू डेंसर। ठीक है, ध्यान से देखिए, जाते जाते मैंने आपको पूरी तरह से अब ये कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, कि जब भी एक लाइट रे या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो अपने प्रीवियस पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट, है ना। और डेविएशन आता किस वजह से है? वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। एंड एक और बात, वो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज क्यों आता है? वेवलेंथ में चेंज आता है। देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, है ना, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, बट वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। यहाँ तो आप मीडियम चेंज कर रहे हैं ना, तो फिर फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखिए, जैसे सपोज दैट सबने देखा है, बाबू एकदम ध्यान दीजिए सीरियसली, सबने देखा है, जैसे मान लीजिए एक पॉन्ड है या रिवर है, कुछ भी है, और उसके रिवर जो होता है तो वाटर का जो अपर या कुआं सबने देखा है, तो जब वाटर का जो अपर सरफेस है उसके नीचे क्या है? वाटर, और उसके ऊपर क्या है? एयर, उसके ऊपर क्या है? एयर। तो अब केमिस्ट्री तो सब, बेसिक केमिस्ट्री तो सब पढ़े हैं, अब केमिस्ट्री तो आपका सब्जेक्ट भी आप पढ़ लिए हैं, तो कहने का मतलब केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि मैटर का जो बेसिकली, वैसे तो अब 5 स्टेट्स आ गए हैं, लेकिन बेसिकली अपना कितने स्टेट? 3। कौन कौन? किसके मॉलिक्यूल सबसे पास होते हैं? उसके बाद फिर तो बताइए, एयर क्या है? वाटर क्या है? तो किसका मॉलिक्यूल ज्यादा डेंस होगा? लिक्विड का। तो ज्यादा डेंसर मीडियम कौन होगा? है ना, इन कंपैरिजन टू एयर। आप वही एग्जांपल ले सकते हैं, वही इंटरफेस, जैसे वाटर का जो अपर सरफेस होता है ना, वही बनाया गया है। अब वो तो 2 डायमेंशनल चीज है ना, एरिया है, उसको आगे से देखेंगे तो एक लाइन क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू लाइन ही दिखेगा ना, उस तरह से कुछ बनाया जाता है। ठीक है, या ग्लास का मान लीजिए एक ये रखा है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा है, ठीक है, तो उसके अपर सरफेस के ऊपर एयर है, अंदर क्या है? ग्लास है, अंदर क्या है? ग्लास है। तो अब ग्लास के ऊपर आपका क्या है? रेयर मीडियम, और उसके नीचे क्या हो गया? मतलब ग्लास हमारा क्या हो गया? डेंसर मीडियम। तो आप कह सकते हैं, जैसे ग्लास का जो अपर सरफेस होगा उसको सामने से देखो, एक एरिया आएगा ना, वो सरफेस को एक लाइन से ड्रॉ किया गया। जैसे इंटरफेस कहते हैं, दो मीडियम को अलग अलग करने वाले चीजों को इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, तो ये इंटरफेस है किसका किसका? तो नाम दे देते हैं आपका एक्स वाई, और किसका किसका है? एक रेयर का और एक डेंसर को मिलाने वाली इंटरफेस। ठीक है, तो ये रेयर मान लेते हैं, रेयर, और ये क्या हो जाएगा बाबू? डेंसर। ठीक है, जब भी एक लाइट रे इंसिडेंट होगी, किस मीडियम से आ रही है? रेयर से। किस में जाना चाहती है? जाना तो और रे प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है? रे कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या कहता है? रे स्ट्रेट पाथ में लाइट चलती है, तो ये तो जाना चाहिए ऐसा, जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब हम रिफ्लेक्शन में, जैसे रिफ्लेक्शन में क्या डालते थे यहाँ पे? नॉर्मल। इसकी बेंडिंग किधर होगी ये देखने के लिए बिना हमें यहाँ नॉर्मल ही डालना पड़ेगा। ठीक है, ये नॉर्मल डाल दिया। ये एंगल क्या कहलाएगा बाबू? ठीक है, तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोल देना, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और
याद रखिएगा, जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, और डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी हम क्या कर रहे हैं, रेयर टू डेंसर, तो किधर हो जाएगा, अपने पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या कहलाता है, देखिए ध्यान से, कि अपने पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, और ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे कि हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, बोलो, ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। रिफ्रैक्टेड एंगल से हमेशा बड़ा क्या होगा, इंसिडेंट एंगल। जब भी व्हेनेवर द रिफ्रैक्शन अकर्ड फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बनाइए, ठीक है ना, जल्दी है। उतारने में बहुत वक्त लगता है, और वैसे रिकॉर्डेड वीडियो में भी आप देख सकते हैं, तो वहां से भी लिख सकते हैं, जब कुछ छूटता है तो दिक्कत नहीं, ठीक है। हो गया, तो लिखिए, when light ray goes from rarer to denser, it bends towards the normal, from its previous path, ओके। जल्दी से हेडिंग डालिए। दूसरा, डेंसर टू रेयर, वही इंटरफेस फिर से बनाने जा रहे हैं उसी तरह का। ये हो जाएगा डेंसर, ये हो जाएगा रेयर, ठीक है। मान लीजिए एक लाइट रे इंसिडेंट हुई एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब इसे अब की बार क्या होगा, बोलिए, अब की बार मोदी सरकार नहीं, ठीक है। अब की बार क्या होगी बताइए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बाबू अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ होगा, इधर हो जाएगा, ये किधर होगा, इस तरफ। तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ ऐसे चला जाएगा, और ये एंगल इस बार क्या कहलाएगा, टोटल एंगल, ठीक है ना। ये आपको समझने के लिए हम बार बार बना रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं भी बना के तो चलेगा, आपको समझना है बस। अब इधर देखिए, इस केस में बताइए, एंगल आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है। तो लिख लीजिए, कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा सरकार, ये इसकी कोई हम क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम सपोर्टर है या अगेंस्ट है, बस ऐसी फन के लिए हम लोग, ठीक है। मोदी सरकार हो चाहे तेजस्वी सरकार हो, चाहे सरकार हो, सभी एक ही है, सब एक ही थाली के चक्के है ना। हो गया, चलिए बाबू, तो लिखिए, when a ray goes from denser to rarer, when a ray goes from denser to rarer, it bends
away from the normal. It bends away from the normal. Okay? अब देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आता है बारी हमारा, यहाँ पर भी कुछ नियम कानून के तहत रिफ्रैक्शन है। जैसे कुछ लॉज थे किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए, उसी तरह कुछ लॉज प्रोवाइडेड है फिजिक्स में किसके लिए, रिफ्रैक्शन। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें लिखिए, वैसे तो 3 लॉ कहे जाते हैं, 2 भी लोग कुछ बुक्स लिखता है। अब देखिए देयर आर, देखिए तीनों लिखा देते हैं, एक तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। देखिए देयर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है बेसिकली 2 ही, 2 ही लोग पढ़ते हैं, लेकिन चलो तीसरा भी आप लिख रहे हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट इसका पहला, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों इक्वल होंगे, नहीं, वहां था एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल, ऐसा यहाँ कोई नहीं। यहाँ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखिए पहला नियम यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane. Incident ray, refracted ray and normal lie in the same plane. एक ही प्लेन में होंगे। अब वो प्लेन आप समझ रहे हैं, वहां बताया था कौन सा प्लेन, वर्टिकल है ना, जिसमें लाई कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन। चलिए सेकेंड इधर देखिए, सेकेंड लॉ को समझने के लिए थोड़ा मैं ऐसे बना रहा हूं, देखिए जल्दी बताना बाबू, ये कौन सा रिफ्रैक्ट, कौन रेयर है कौन डेंसर है, ये रेयर और डेंसर, ये रेयर और ये डेंसर है ना। तो आप देखिए ये आई और ये आपको दिख जाएगा, एंगल से पता करना है, जब इक्वल जैसा हो ना इक्वल करें, जो ग्रेटर होंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कौन ग्रेटर है और कौन डेंसर है। तो इस कंडीशन में आप देखिए कहीं ना कहीं अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाएंगे जस्ट, ठीक है, तो याद रखिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना, नाम सुने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का होता है ना, जिसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि 2 मीडियम का कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो सब जस्ट अभी पढ़ेंगे। बिफोर दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक बात को आप याद रखिए कि हर मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो इसका मान लेते हैं μ1 और इसका मान लेते हैं μ2, ठीक है, म्यू से इसको डिनोट किया जाए। अभी जस्ट इसके बाद वही पढ़ेंगे, तो आपको बहुत बेहतर समझ आ जाएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना हो गया μ1 और इसका कितना हो गया μ2। अब ध्यान से समझिए, कहता है सेकेंड लॉ कि जिस मीडियम में, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में बन रहा है मतलब आ रहा है ऊपर वाले में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस मीडियम में, डेंसर। तो याद रखिएगा साइन फंक्शन ऑफ दिस एंगल, साइन पढ़े है ना, साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन फंक्शन ऑफ दिस एंगल मतलब साइन आई एंड इसका जो जिस मीडियम में एंगल है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, किसी भी मीडियम का, किसी भी मीडियम में, जैसे इसका क्या हो जाएगा μ2 into sin r, इसका क्या हो जाएगा μ1 into sin r, हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, ये क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए
पहले लिख लीजिए फिर ये बना लीजिएगा। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ SINE फंक्शन का नाम लिखेंगे, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पार्टिकुलर मीडियम या corresponding medium, refractive index of corresponding medium is always constant। ओके, इधर देखिए मैंने क्या कहा है कि म्यू1 आई इंटू क्या साइन आई, बोला ना मैंने, यही लैंग्वेज है, म्यू1 इंटू और कांस्टेंट होता है, दूसरा में क्या हो जाएगा म्यू2 इंटू साइन आर। ये क्या होगा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल। क्या होता है कांस्टेंट, मतलब जैसे कोई आपसे बोले कि a इंटू बी, किसी भी चीज मतलब कि ये दोनों मीडियम में, ऐसे क्या नॉर्मली भी समझ जाओगे, तो दोनों मीडियम में इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। तो मतलब कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना बाबू। तो आप जब इक्वल होगा तो ध्यान से देखिए, आप क्या लिखेंगे बोलिए, साइन आई अपॉन आर, इसको इधर ले आएंगे, इधर क्या हो जाएगा म्यू2 बाय म्यू1। बाबू ध्यान रखना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, इसको कहते हैं, ये आपको दो मीडियम का कंपैरिजन है, मतलब आप रेशियो निकालते हैं तो कंपैरिजन ही तो करते, याद करो मैग्नीफिकेशन, उसमें भी मैंने यही बोला था, मैग्नीफिकेशन में क्या करते हैं HI अपॉन HO। उसी तरीके से दो मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम क्या लेंगे रेशियो, तो हम कहेंगे कि दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब तुलना कर रहे हैं। तो म्यू2 बाय म्यू1 ये रेशियो दे देता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आगे भी पढ़ाएंगे हम डिटेल में। तो ये कैसे हो जाएगा, म्यू ऑफ, देखो ऊपर जो है वो सेकंड मीडियम और नीचे किसका था, फर्स्ट मीडियम, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ आ गया, तो ये हो जाएगा। आप देखिए होंगे ये क्लास 10 में पढ़ा होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू2 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ठीक है ना, या म्यू2 अपॉन म्यू1। ये ऐसे भी हम लिखवा सकते थे कि द रेशियो ऑफ साइन फंक्शन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू द कांस्टेंट या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन उसका एडवांस्ड वर्जन जो है, वही चीज को एडवांस वर्जन में पढ़ते हैं, तो मैंने लिखा है, ठीक है। तो देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, अब पहले इसको पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करें, डायग्राम भी बना लीजिएगा। हो गया, एक बात और, ये जो है ना, ये जो सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है, इसको किसने मतलब इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, स्नेल्स लॉ। किस नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ। लिख लीजिए नीचे में, दिस लॉ इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम कहलाता है स्नेल्स लॉ, क्योंकि इसी साइंटिस्ट ने ये मतलब इस फिजिसिस्ट ने कह सकते हैं इसको बताया, ठीक है। ओके, स्नेल का नियम।
तो आपको कुछ भी पूछे, स्नेल्स लॉ पूछ देगा 2 नंबर में, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सेकेंड लॉ, ठीक है, पूरा ये पूरा जो लैंग्वेज है, ये डायग्राम कुछ ऐसा ये सारी चीजें, ठीक है, या सेकेंड लॉ कहेगा तब भी यही बात। अब देखो है तो यही 2 नियम, लेकिन तीसरा नियम मैंने, चलो जान ही लीजिए, वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। बताइए, क्या मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा? इधर मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ये तीसरा नियम है, वो पहले ही बता चुका हूँ। तो लिखिए, कुछ बुक्स लिखता है तो मैं आपको ब्रॉडली पढ़ा दे रहा हूँ, तीसरा नियम भी लिख लीजिए। whenever a light ray goes from one medium to another medium, whenever a light ray goes from one medium to another medium, then there is no change in frequency. Then there is no change in frequency. फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया तीनों लॉ। जल्दी से रीडिंग डालिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको RI भी बोलते हैं, है ना। ये 2 प्रकार का होता है बाबू, देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपका 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, तो एब्सोल्यूट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, एब्सोल्यूट, हाँ। और दूसरा हो जाएगा बाबू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, लिख लीजिए। हो गया, फर्स्ट नंबर रीडिंग है एब्सोल्यूट RI, एब्सोल्यूट RI। और लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस। It is the ratio of speed of light in air स्लैश दे देके और कर करके वैक्यूम और फ्री स्पेस to the speed of light in a given medium, to the speed of light in a given medium। इन अ गिवन मीडियम। इधर देखिए बाबू, मान लीजिए कोई मीडियम है, ध्यान से देखिए, कोई मीडियम है ये, अब क्या है ये मुझे ना ही हमको जानने की जरूरत है ना, ये बस कोई मीडियम है, मान लीजिए मीडियम, इसमें अगर लाइट रे इंटर कर जाती है तो कोई ना कोई तो इसकी स्पीड होगी ना। मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट रे या लाइट इन दिस मीडियम इस कितना है, v है, और एयर फ्री स्पेस में हमें पता है उसको c से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, c से डिनोट करते हैं। तो इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का होगा, मतलब एब्सोल्यूट, ध्यान से, एब्सोल्यूट RI इज ऑलवेज फॉर अ गिवन मीडियम, ठीक है। अब वो होगा क्या, तो मान लीजिए उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ म्यू से, इसको हम उस मीडियम को म्यू m कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, म्यू m से डिनोट कर दिया सिंबॉलिकली,
और ये क्या हो जाएगा, तो आपको मैंने डेफिनेशन लिखा दिया है, c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। याद रखिएगा बेटा जी, ध्यान से समझना है कि ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं, तो सी में उस मीडियम के जो स्पीड होगा लाइट का उससे बाहर लिख देगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, लिखिए, याद रखिए। सी सबको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत लिखिए, जिसको आप 300 लैक्स भी बोलते हैं ना, 300 पे 5 जीरो हो जाएगा ना, 3 पे 8 हो गया, 3 × 10⁸। जल्दी से रीडिंग करिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रुक जाएं, फास्ट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, सेकंड वाला। हो गया बाबू? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें लिखिए देखिए, it is the comparison of absolute Ri of two mediums, कॉमा दीजिए, actually it is the ratio of absolute Ri ठीक है, of second medium to the absolute Ri of first medium। ठीक है, फुल स्टॉप। और उसी में लिखिए, if light goes from first medium to second medium, if light goes from first medium to second medium, ये सारी बातें इसलिए ये तब इधर देखिए सब लोग, ये सारी बातें तब सही होगी जो लिखाया हूँ जब लाइट फर्स्ट मीडियम से क्या जाएगा, सेकंड मीडियम। अगर सेकंड से फर्स्ट जा रहा है तो उसके लिए डेफिनेशन है, लेकिन एक डेफिनेशन हम लिखते हैं, ध्यान से समझिए, एक डेफिनेशन लिखते हैं किसी चीज को कंसीडर करते हुए, है ना। तो हमने ये मान लिया कि फर्स्ट से तब ये डेफिनेशन हो जाएगा, इसी तरह सेकंड से फर्स्ट में जाएगा तो वो डेफिनेशन हमको अंदर समझदारी से हम समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। मान सेकंड से फर्स्ट आएगा तो क्या लिखेंगे, उतना उसका एब्सोल्यूट सेकंड का बटे में क्या होगा, अपॉन में क्या होगा, फर्स्ट। खत्म, समझ गए? तब देखिए इधर देखो बाबू, मान लीजिए ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, कैसा, कौन किधर है बताइए, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अरे बोलिए, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, इसका μ2। तो आप क्या लिखेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, म्यू ऑफ जिसमें लाइट जा रहा है वो कौन सा मीडियम, ये सेकेंड, ये कौन सा है, फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, हमेशा याद रखना, आज से एकदम गांठ मान लीजिए, कुछ
गांठ मारने का मतलब दिमाग में एकदम ब्लॉक कर लेना है। जैसे कुछ एनसीईआरटी आपको लिखता है ऐसे, एनसीईआरटी या कुछ बुक भी एन से डिनोट करता है 1 2, समझ में आ रहा है ना? कुछ म्यू से करेगा, ठीक है, म्यू 1 2 ऐसा, या म्यू 2 1 ऐसा। तो सारी बातें क्या है, सेम टू सेम, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो मैं ऐसे आपको सिखा रहा हूँ तो सीख लीजिए। म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यहाँ पर कौन सा मीडियम होगा, जिससे आ रहा है, यहाँ पर कौन सा होगा, जा रहा है। तब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ 2 अपॉन म्यू ऑफ 1। अरे समझ आ रहा है? इधर देख के चलिए, क्या ये और ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ म्यू, चलो इधर लिखते हैं म्यू 2 1, एक और लिखा है म्यू 2, क्या दोनों बातें सेम है? ये क्या है, जोर से, रेशियो, मतलब ये क्या है, म्यू 2 बाय, मतलब इसको आप क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव, जिसको एक और तरीके से कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, बट दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखिए हो गया। इधर देखो, अभी हमने लिखा है कि म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। असल इसको क्या लिख सकते हैं बताइए सर, हम लिख सकते हैं c बाय म्यू v2, मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, v1 लिख सकते हैं। एक और बात, अच्छा पहले तो इसको लिख लेते हैं, तो इसको जरा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं बाबू, कैलकुलेशन म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, c से c कटेगा, अरे पलट जाएगा ना, तो ये c से c क्या देगा, v1 बाय v2 होगा। अच्छा एक चीज और बताइए, जब मीडियम चेंज हुआ है तो कौन चेंज हुआ है, वेवलेंथ है ना, लैम्डा 1 इधर हो जाएगा लैम्डा 2, ये फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा नहीं, तो क्या फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, कट जाएगा, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारा आएगा म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू क्या आएगा, म्यू 2 बाय म्यू 1 इक्वल टू v1 बाय v2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय, जैसा जो रिक्वायरमेंट होगा वो उस न्यूमेरिकल में वो चीज होगा। अब समझ आ रहा है, कोई बड़ा बात नहीं, छोटी सी बात। एक न्यूमेरिकल लिखिए तो
देखिए हो गया। द स्पीड ऑफ लाइट in a given medium is 2 into 10 to the power 4 meter per second. 2 into 10 to the power 4 meter per second. Then क्या लिखे, शुरुआत कैसे की है एक बार बताइए। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम इज 2 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। एक देन को हटाकर एंड कर दिया। एंड द स्पीड ऑफ लाइट in another medium in which light comes from the first medium, in which the light comes from the first medium is 1 into 10 to the power 3 meter per second. 1 into 10 to the power 3 meter per second. देखिए find out absolute RI of both mediums. RI refractive index हम आप शॉर्ट बोलेंगे, ठीक है, आप समझ जाइए। RI of both mediums and relative refractive index क्या निकाल सकते हैं? निकालिए। एक चीज बताइए, लाइट जिसमें जा रहा है वो डेंसर है कि जिससे आ रहा है वो डेंसर? कौन ग्रेटर कौन डेंसर? जिससे आ रहा है वो डेंसर। रिडक्शन इस क्वेश्चन में कितने कैसा हो रहा है? रेयर टू डेंसर की डेंसर टू रेयर? स्पीड को देखिए, स्पीड किस में ज्यादा है, फर्स्ट में कि सेकंड में? तो सिंपल सी बात है। हाँ बन जाएगा। जीरो पॉइंट कौन बोलेंगे? 0.2 किसका? पहला मीडियम का एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, इधर देखो तो बाबू, सब लोग इधर
आर आई एब्सोल्यूट हो चाहे रिलेटिव, पहले एब्सोल्यूट की बात करते हैं। एब्सोल्यूट आर आई किसी मीडियम का अगर मैं निकालता हूँ तो उसका क्या यूनिट होगा? क्यों? क्योंकि c बाई वी करते हैं ना, तो c बाई वी करेंगे तो दोनों तो स्पीड ऑफ लाइट ही है, तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? तो आर आई हमेशा एब्सोल्यूट आर आई क्या होगा? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, है ना, यूनिटलेस, ये तो फिक्स हो गया। तो यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा रिलेटिव भी क्या होगा? दो यूनिटलेस चीजों का रेशियो भी तो एक नंबर ही आएगा, उसमें कहां से यूनिट आएगा? तो याद रखिएगा आर आई दोनों प्रकार का यूनिटलेस होता है। अब इधर देखिए, पहले बताइए कि जिससे लाइट आ रही है वो कौन सा मीडियम है? रेयर। और जिससे जा रही हो, जिसमें जा रही हो, डेंसर। तो आप देखिए कुछ इस तरह की चीजें हुआ होगा, अरे ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, है ना। अब देखिए ये कुछ एंगल होगा, ये कुछ एंगल होगा, इससे अभी मतलब हमको नहीं। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। इसमें बताइए स्पीड कितना है? फर्स्ट मीडियम में 3 इंटू 2 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ है 1 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये है। अब समझिए इसका अगर मैं एब्सोल्यूट निकालने जाऊँ फर्स्ट मीडियम का, तो उसको मैं नाम देता हूँ, इसको देखिए μ1, इसको μ2। तो μ1 कितना हो जाएगा बोलिए? c अपॉन d1। तो c कितना होता है? 8 अपॉन में 2 इंटू 10 टू द पावर 4। क्या लगता है ये कितना आ जाएगा? 1.5। और ये कितना कर जाएगा? 10 टू द पावर 4 बच जाएगा, तो इंटू 10 टू द पावर 4। और इसको ये करना है तो 10 से इसको गुना कर दो, तो कितना जाएगा? 15 इंटू 10 टू द पावर 3। या ऐसे भी कह सकते हैं 15,000, है ना। इतना क्या हो जाएगा बोलिए? बस नंबर होगा, ये तो नंबर होगा, ठीक है। μ2 कितना हो जाएगा? c बाई v2। तो c है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में v2 कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ से तो आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 5। खत्म। अब एक और चीज आपसे मैंने पूछा था, रिलेटिव। या तो रिलेटिव आप इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, आंसर क्या होगा? सेम आएगा। ये लिख के देते हैं। आप किससे निकालना चाहते हैं? म्यू से निकालना है? हाँ तो निकालिए। तो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा? μ2 अपॉन μ1। तो μ2 कितना है देखिए? 3 इंटू 10 टू द पावर 5। ये कितना है? 15 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 15 इंटू 10 टू द पावर 3, ये कितना हो जाएगा? 5 से, है ना। ये कितना है? 0. इधर 1/5, इधर कितना देगा? 2। 1 से इसको गुना कर तो क्या देगा? 2। एक 10 से और कर दो तो कितना देगा? 20। क्या आंसर हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो आपका आप सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आर आई, है ना, कंसेप्ट कि आर आई होता क्या है। और अधिकतर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये सब में, है ना। फिजिक्स ही बहुत आसान है, ये सब्जेक्ट ही बहुत आसान है, क्या नहीं? अरे बाप नहीं है। कैसे आप लोग बाहर लगता है? कोई बात नहीं, जल्दी बताइए। दिल से पढ़िए तो, मन से पढ़िएगा तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया बाबू? उतार रहे हैं कुछ? हो गया? उतारिए जल्दी, कॉपी करिए जल्दी जल्दी से। आप हेडिंग डालिए तो रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब।
इधर देखिए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस दिया हुआ है, अब जो लेना है डी लेना है टी लेना है, चलो डी ले लेते हैं। थिकनेस क्या है? डी। इसके टर्म में हमारा आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी निकालेंगे। मान लीजिए एक रे आपका इंसिडेंट हुआ इसके फर्स्ट सरफेस पे, ये ग्लास स्लैब है, थोड़ा सा इसको हम डेंसर बनाने के लिए ऐसा कर देते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब जब इंसिडेंट हुआ एक रे, तो आप यहाँ देखिए, क्या आपको लगता है अगर ये मीडियम ग्लास नहीं आता और एयर ही कंटिन्यू होता तो स्ट्रेट जाता है, लेकिन इसको जैसे ही आप दूसरी मीडियम आएगी तो क्या होगा? पाथ में डेविएशन। और कैसा आएगा बताइए तो? कैसा आएगा? हाँ, तो जाना चाहिए था कुछ ऐसा, देखो, अरे जाना चाहिए था ना ऐसा, देखिए ऐसा जाना चाहिए था, है ना, ऐसा जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा जाना चाहिए, लेकिन ये पाथ में डेविएशन आ जाएगा और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, देखो अपने पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बैठ जाएगा। अब फिर से अगर ये मीडियम कंटिन्यू होता, कौन? ग्लास, यही स्ट्रेट जाते रहता, ये स्ट्रेट जाते रहता, लेकिन आपका फिर से मीडियम क्या आ गया? अलग, ये डेंसर है, ये फिर से एयर आ गया ना, तो आपका ये मीडियम, तो ये दूसरा आ गया, तो फिर से आप क्या डालेंगे यहाँ? नॉर्मल, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब जाना चाहिए था जैसा, उससे क्या हो जाएगा बोलो? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर कौन सा मिरर लगा, प्लेन मिरर, ठीक है, परपेंडिकुलर इंसिडेंस वो ऐसा, ये समझ रहा है ऐसा, तब जरा बताइए क्या ये फिर से रिट्रेस करेगा कि नहीं? सारी चीजों को करेगा ना, फिर से क्या करेगा? रिट्रेस करेगा, और रिट्रेस करेगा कुछ इस तरह से, और ये चला जाएगा। नाम दे देते हैं, क्या दिक्कत है? के एल एम, इस पॉइंट का एन, इसका चलो ओ, और कुछ पॉइंट बचा नहीं, ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए तो? आई होगा। अच्छा चलिए अब इसको I1 मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा? R1। अब देखिए ये क्या होना चाहिए? I2, लेकिन देखो करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग है, अल्टरनेट एंगल से दोनों क्या होगा? इक्वल। तो इसको भी क्या ले लेते हैं? नाम है, कोई दिक्कत नहीं, और इसको ले लेते हैं I2। इसलिए ले रहे हैं, हम कुछ और ले सकते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो इस ग्लास स्लैब से एंट्री करते वक्त का जो इनिशियल कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस था, वो है I1, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब बाहर जा रहा है तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोल सकते हैं इसको, वो है I2। तो आप चाहो कि इसको E भी ले सकते हैं, कुछ लोग लेते हैं, इसको I लेते हैं, समझ आ रहा है? इसको मैं R, और ये भी R के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं, वो तो जैसा हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, सिंबल, ठीक है। तो इसको पहले बनाइए। ABCD में नाम दे दे रहा हूँ ग्लास स्लैब।
हो गया? देखिए इसमें दो बातें देखना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट कि इंसिडेंट पाथ और इमर्जेंट पाथ। अरे फाइनली इससे इमर्ज आउट यहाँ से हुआ है ना, तो इमर्जेंट पाथ और इंसिडेंट पाथ दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। सिर्फ लेटरल कुछ दो रिफ्रैक्शन हुआ ना, एक रिफ्रैक्शन यहाँ और एक रिफ्रैक्शन यहाँ। ड्यू टू द बोथ रिफ्रैक्शन द इमर्जेंट रे ओनली डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ, है ना। ये हमें प्रूफ करना होता है इसमें। और दूसरी बात कि जब डिस्प्लेस्ड हुआ है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना, तो कितना हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके लिए फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन आते हैं और इसका प्रूफ है, समझ में आया? यही करना है इसमें। तो ध्यान से देखिए, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो आप देखते चलिएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट L। आपको देखो तो L कहाँ है? यहाँ है ना, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाइए। किस मीडियम से किस मीडियम में लग जा रहा है? रेयर टू डेंसर। इसका मान लेते हैं म्यू जी, इसका मान लेते हैं म्यू एयर। इधर भी क्या है? एयर, वही है। अब देखिए, तो मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा? साइन आर अपॉन में इक्वल में क्या हो जाएगा? बोलिए, म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना बाबू? इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M for retracing path। लेकिन रिट्रेसिंग पाथ के लिए अगर मैं लगा रहा हूँ, ये जो वापस आ रहा है उसके लिए यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बताइए। साइन बोलो कितना होगा? E अपॉन साइन R। साइन E अपॉन साइन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए। म्यू जी अपॉन म्यू होगा। इक्वेशन क्या मान ले? 2। समझ आ रहा है? लिखिए जल्दी से। क्या 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 कंफ्यूजन है बताइए। साइन जोर से, साइन इनटू ए, क्यों लिए? अच्छा ये एंगल है ना, ये तो देखिए, ये जो रिट्रेसिंग पाथ वाला जो रे है, देखिए ये रे इधर से जाएगा और फिर इधर जाएगा। ये एरो देखिए इधर वाला, तो बताइए ये पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन बन गया? E। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन गया? R। तो आप क्या लिखेंगे? साइन E अपॉन साइन R। और जिसमें गया वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, जिधर से आया वो बाबू, ठीक है। क्या हुआ? कौन सा? ये म्यू ए एयर है ना। आप देखो इधर से यहाँ लिखा तो है। ठीक है। फोन किस से? यहाँ सामने जो फोन है
बाबू जल्दी से, अब हो गया नहीं आता है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए जल्दी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इधर देखिए तो 1 और 2 से अगर आप देखेंगे तो क्या लग रहा है, आरएचएस दोनों का बराबर है, एलएचएस भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो लिखिए, देखिए यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर होगा, आई इक्वल टू बताओ साइन ई अपॉन साइन आर। क्या हम यहाँ साइन आर हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। तो क्या देगा बोलिए, साइन आई अपॉन इक्वल टू साइन ई। अच्छा दोनों तरफ से साइन हटाया जा सकता है, बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू क्या लग रहे हैं, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो बताइए इंसिडेंट पाथ और इमर्जेंट पाथ पैरेलल है कि नहीं, ये प्रूफ होता है, ये प्रूफ होता है। दोनों तो नॉर्मल के साथ ही है ना, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल है, आई, और ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल है, ई, दोनों इक्वल हो गया। इट मींस दैट कि KL द इंसिडेंट रे KL इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे ML। समझ आ रहा है? तो देखिए हो गया। यहाँ के बाद लैंग्वेज जो लिखा है सो लिखिए, रुक जाए। हो गया? तो रुकने के लिए बोल दी और सर बात कर रही हैं और ये नहीं बोली कि हाँ सर हो गया। अच्छा ठीक है लिखिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कहेंगे कि हाँ हो गया सर। चलो लिखिए hence it is proved that the incident ray KL रामू मत लगा दो, KL है ना बैट्समैन, KL is parallel to emergent ray MN। ठीक है, आगे लिखिए सेकेंड पॉइंट बना के, the emergent path only displaces from its previous path, ओके। इधर देखिए, अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसके लिए बाबू फॉर्मूला निकालना होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कैसे निकालेंगे तो देखिए, ये क्या इनिशियल पाथ था, अरे बोलिए ना, ये था ना बाबू, यही ना था, इनिशियल पाथ ये था और फाइनल पाथ ये हो गया। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये जानने के लिए मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर दे दूं, ध्यान से देखिए, क्या ये जो दूरी होगी यही ना होगी, क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी ना। मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं x, ये दूरी को डिस्टेंस को मान लेते हैं x। ध्यान से देखिए, ये x हमें निकालना है, ध्यान से देखना बाबू। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, इस ग्लास स्लैब का थिकनेस वो कितना है, तो ये लेंथ भी तो d है ना, ये d है। तो मैं कुछ इस ट्रायंगल में कुछ करके इसलिए इसका लेंथ अगर पता कर लूं तो फिर इस ट्रायंगल में लगा के x को इसके टर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये भी d है, तो आप ध्यान देना, ये एंगल नहीं पता, इसको मान लेते हैं डेल्टा अपने मन से, ठीक है, डेल्टा। अब ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में मुझे निकालना ये है, ध्यान से देखना बेटा, और ये है d। तो बताओ ये एंगल हमेशा किसके बीच होता है, बेस और हाइपोटेनस के बीच, और बड़ा वाला कौन है, हाइपोटेनस, और ये होगा बेस।
तो ध्यान से देखिए, आप इन दोनों के बीच रिलेशन ये तो पता है ना, इसलिए इसके और इसके भी ये पता करना है, मजबूरी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों के बीच एक ही रिलेशन हो सकता है, क्या, कॉस आर का, एंगल आर है ना, तो कॉस आर का। वो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ करते हैं, देखिए कॉस आर हमारा कितना हो जाएगा, बोलो, एल ओ अपॉन एल एम, एल ओ अपॉन एल एम। तो कॉस आर इक्वल टू हमारा एल ओ कितना है, डी, अपॉन में एल एम, एल एम को इधर ले जाइए, यही तो फाइंड आउट करना है, तो डी अपॉन कॉस आर आ गया। अब ये किस ट्रायंगल में लगाए हैं, तो बोलिए इन ट्रायंगल कौन सा, एल ओ एम, एल ओ एम आप लिख लीजिए यहाँ। फिर इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल कौन सा, इसको आप दे दो क्या नाम, एम है, एन हो ही गया, ओ हो गया, इसको क्यू दे देते, ठीक है। अब देखिए इसका इस ट्रायंगल में देखते हैं, अब जो हम किए हैं वो आप बाद में कर लेना, ठीक है। इधर देखो एम पी एल, एम पी एल, इसमें अगर मैं देखूं तो निकालना क्या है ये, और पता क्या है ये, एंगल हमेशा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस के बीच में, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, साइन डेल्टा, साइन डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x अपॉन, बोलो ना, lm, है ना, x अपॉन lm, तो यहाँ से x निकालना है बाबू, तो क्या हो जाएगा, lm इंटू साइन डेल्टा, तो x इक्वल टू lm का वैल्यू कितना है, d अपॉन कॉस r, तो लिखो d इंटू साइन अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस r, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हमारा d साइन अल्फा टू साइन डेल्टा, ठीक। अब साइन डेल्टा का डेल्टा आप खुद से माने थे, तो डेल एंगल खुद से मान लो, ध्यान से देखिए, अब ये ध्यान मेरे हाथ को देखिएगा, ये और ये वर्टिकली पूरा, ये पूरा एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अगर आई है तो ये पूरा भी क्या होना चाहिए, आई, तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आ गया नून चीजों की तरफ, तो आप क्या लिखेंगे, साइन, इसको क्या लिखेंगे, आई माइनस आर अपॉन में, देखिए सारे नून चीजों के टर्म में x का वैल्यू मिल जाएगा, समझ आ रहा है, देखिए हो गया, हो गया, देखिए अपरेंट डेप्थ, नेक्स्ट हेडिंग, अपरेंट डेप्थ apparent depth in a liquid column,
लिक्विड कॉलम। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है कि एक इंटरफेस है, ध्यान दो बाबू, एक्स वाई, ठीक है, और इसके नीचे अपना एक डेंसर मीडियम मान लेते हैं, लिक्विड ही है, लिक्विड कॉलम है तो भाई वही मानेंगे, मानना क्या है, ये टॉपिक ही है। ठीक है, देखिए अब कहीं यहाँ मान लेते हैं इस जगह पे इसका फाइनल जो कहते हैं लोअर सरफेस है इस लिक्विड कॉलम, जो भी कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है उसका लोअर जो कह सकते हैं आपका कहीं ये क्या है, सरफेस है। ओके, अब इस सरफेस पे अब इसको मैं कंटेनर बना के भी दिखा सकता था, समझ रहे ना, नॉर्मली मैंने दिखा दिया। देखिए तब इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है मान लो वो, ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए आपका टॉपिक क्या है, एपरेंट डेप्थ इन लिक्विड कॉलम। अच्छा घर पे भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि आपको अभी तक अंदाजा इतना बड़े हो गए तो हो चुका होगा कि जब भी एक बकेट में भी पानी भरे रहे हो उसमें कोई चीज गिरा हुआ है तो आपको क्या लगता है, थोड़ा ऊपर लगता है कि नहीं, देखने में लगता है ना, तो वो एक्चुअल में रियल डेप्थ उसका हमको नहीं दिखता, हमको कैसा दिखता है, एपरेंट डेप्थ दिखता है ना। रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो रियल डेप्थ ये है, लेकिन हम अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा, इस रेयर मीडियम से देखेगा तो उसका इसका रियल डेप्थ नहीं दिखेगा। क्यों? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अरे हम किसी चीज को कैसे देख पाते हैं, चीजों को समझिए, हम कैसे देख पाते हैं, हम आपको क्यों, इस बच्चे को मैं, इस लड़के को मैं क्यों कैसे देख पा रहा हूँ, क्यों देख पा रहा हूँ, तो आंसर है कि मैं सर हुए बच्चे क्लास में बैठा है इसलिए देख रहा है। कैसे देख रहे हैं ये क्वेश्चन, कैसे देखते हैं, लाइट की मदद से, लाइट ऑफ कर दो दिख जाएगा मेरे को, नहीं, हमारे आंखों में ऐसा कोई शक्ति तो नहीं है क्या, नहीं है। तो बाबू देखो ध्यान से, लाइट जब जलाते हैं उन अभ्यास बेसिक चीजों को समझना है, उसके कहीं ना कहीं उसके किसी भी, जैसे घड़ी है तो घड़ी पे क्या है, लाइट पड़ रहा है जिस पॉइंट पे, वहां से रिफ्लेक्ट होके लाइट कहाँ तक आ रहा है ना, आंखों के पर आके फिर हमारा रेटिना पे उसका क्या बन रहा है, इमेज, ठीक है बाबू। और इमेज के जो है रेटिना पे हमारा नर्वस सिस्टम का जो कैसा कुछ नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स लगे हुए हैं, उसके द्वारा कहा जाता है इंफॉर्मेशन माइंड को, ब्रेन न्यूरॉन्स जो है उसको फील कर रहा है कि हाँ चलो एक घड़ी है, क्योंकि बचपन से ही पढ़ा दिया गया है ऐसे टाइप की चीज को क्या कहा जाता है, घड़ी, समझ रहे हैं, इसलिए हम देख पाते हैं इसी तरीके से। बाबू ध्यान दो, अब भी ऑन सीरियस नोट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई चीज को देखा जा रहा है तो यहाँ पर ये कब दिखेगा मेरे को, जब लाइट यहाँ पर के रिफ्लेक्ट होकर हमारी ऑब्जर्वर के आंखों तक है ना। अब देखिए उसी आने के दरमियान या दौरान या ड्यूरिंग क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए जैसे यहाँ से चारों दिशा में 3D में लाइट निकला ना, तो जैसे कुछ लाइट तो नॉर्मल इंसिडेंस भी होगा, ये अब नॉर्मल इंसिडेंस होने वाला लाइट कैसा चला जाएगा, क्या सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ, लेकिन अगर कोई और एंगल पे लाइट जो जाएगा, देखिए जैसे ये जूम का डायग्राम है, बहुत पास हर जगह लाइट जा रहा है, ठीक है ना, एक रे हम और दिखा रहे हैं दूसरा, तो ध्यान से देखिए ये रे जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ के बाद देखिए इसको मीडियम दूसरा मिल रहा है, अगर पानी होता है तो ऐसा निकलता है सीधा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डेंसर से रेयर मिल रहा है, तो रेयर मिल रहा है तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, नॉर्मल पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा बाबू, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है कि किधर से किधर जा रहा है, डेंसर टू, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम, क्या ये अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ ये हो जाता है, नॉर्मल से अवे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या ये रे और ये वाली रे कहीं आपस में एक्चुअली में कट करेगी, रिफ्लेक्शन में भी रिफ्लेक्टेड रे का मिलना जरूरी है, और यहाँ
रिफ्रैक्टेड रे का इमेज यहाँ तो बनेगा नहीं, ये रियल तो बनेगा नहीं। कैसा आपको दिखता है? वर्चुअल, और भी अपरेंट डेप्थ के साथ। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे इसका। तो देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे तो सीधा चला गया, और ये रे को अगर बढ़ाते हैं आपको क्या लगता है कहीं कट करेगा? कट करेगा? हाँ। तो अब ध्यान दीजिए ये हमको ओ का क्या मिल जाता है? इसमें कोई शक संशय नहीं। अब ध्यान दो बाबू, ये आई है, ये आई है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो बाबू, सॉरी। और ये अगर आर है, ध्यान से देखिएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से भी क्या हो जाएगा? अरे देखो ना, दो लाइन को एक है ना कट कर रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो पहले तो इसको बनाइए फिर बात करेंगे। जल्दी से एक और टॉपिक पढ़ाना है। कुछ नहीं पढ़े हैं, जल्दी करिए। 4 टॉपिक पढ़ा दिए। अरे 4 कौन सा बड़ा चीज है, बहुत छोटी चीज है। बहुत 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 छोटे हैं, है कि नहीं? एलकेजी नर्सरी। ओह सर, एक क्लास ज्यादा कह दिए, 2 क्लास नहीं, एक ही क्लास ना, एलकेजी के बाद यूकेजी ना। अरे इतना बच्चा वाला चीज हमको कौन याद रखे? एलकेजी यूकेजी क्या क्या सब होता है। नर्सरी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, फिर जाते हैं। अब तो जानते हैं, अब नर्सरी से पहले भी एक क्लास पीजी उसको बोलते हैं, है ना? हाँ, उसके बाद नर्सरी में बच्चा आता है, फिर उसके बाद एलकेजी, फिर यूकेजी, तब 1। पहले कुछ इतना होता था, सीधा 1 में एडमिशन होता था। जाओ करो। हाँ, बातें बंद, जल्दी से लिखिए ताकि इसको करे कंप्लीट जल्दी से। हो गया? लिखिए। देखिए, let us consider a liquid column. Let us consider a liquid column. A liquid column exists up to a height up to a known height कर दीजिए, up to a known height, full stop। आगे the relative refractive index of the air with respect to water, air with respect to water is क्या हो जाएगा? आप इधर देखो तो बोलो क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं बाबू? म्यू एयर अपॉन डब्ल्यू होगा। और दूसरा आप कह सकते हैं, एक और लिखो, लिखिए ना, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, ये लिखने के बाद ये लिखिए ना उसके नीचे, तब आप लिखिए द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वो कितना हो जाएगा? एंड कर दो, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना हो जाएगा? म्यू डब्ल्यू अपॉन, लिख लीजिए। इसका जो भी यूज होगा दोनों में से वो आगे हम करेंगे। अब इधर देखिए, इधर देखिए, नाम दे देते हैं ओ ए डैश, ठीक है, ओ बी डैश, और आई तो इसको दे ही चुके हैं। इधर देखिए प्लीज, ध्यान दीजिए,
इन ट्रायंगल, जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान देना, इन ट्रायंगल AOB, देखिए तो क्या है, इस ट्रायंगल में अगर आप मैं लिखने जाऊँ tan i, कितना लिखने जाओ tan i, तो देखिए tan i कितने के बराबर हो जाएगा बताइए तो, AB अपॉन क्या होगा OA, AB अपॉन OA, AB अपॉन OA, ठीक है। और इन ट्रायंगल आई नहीं AIB, देखिए AIB को, AIB इस ट्रायंगल में क्या लिख रहा है, tan R इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन AI, जो भी है AO कर दो, इसको कर दो AB अपॉन AI हो जाएगा। इधर देखिए बाबू ध्यान से, सारे एंगल जो माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन का सारा एंगल क्या होता है, बहुत ही छोटा, स्मॉल एंगल्स। तो फॉर स्मॉल एंगल्स बाय द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, क्या पढ़े हैं बेसिक मैथ में, क्लास 11 फिजिक्स जब शुरू होता है बेसिक मैथ में क्या था स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, कि साइन थीटा, टैन थीटा और थीटा सब क्या होता है इक्वल, अरे पता है ना, नहीं पता इतना, चलो इतना सब अभी रख लीजिए, बाकी वहां पढ़ना है, ठीक है। अभी हम बैक उतना नहीं जा सकते, अभी देखिए साइन थीटा, टैन थीटा एंड थीटा, सिंपल थीटा, कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा स्मॉल एंगल में बराबर नहीं होता 1 के बराबर होता है, उसकी बात अलग करेंगे। देखिए क्या क्या होता है, साइन थीटा स्मॉल एंगल के लिए बोलिए, आगे थीटा, सब क्या होता है, अब चेहरा देख के ना दया आ रहा है, क्या करे, जैसे लग रहा है कि सर कि पछाना पड़ रहा है जबरदस्ती का। अब देखो क्या करे, दो सुनो 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 जरा सा देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो बेसिक मैथ में सब पढ़ना है वहां पे। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लो बाबू ध्यान से प्लीज, ये बहुत छोटा एंगल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री है ना, हाफ डिग्री, ये सब है। तो आप बताइए छोटू सा इस ट्रायंगल में ये BC है ना, ध्यान दीजिए बेटा, ये थीटा है, मान लो ये थीटा है, तो बताओ साइन थीटा क्या लिखोगे बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा AB बाय BC, लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, AB बाय AC, AB बाय, अब इतना छोटू एंगल है कि A, देखो ध्यान से, AC किसके बराबर है, BC के, AC किसके बराबर है, तो आप नहीं कह सकते sin थीटा tan थीटा बराबर है छोटा एंगल में, कह सकते हैं ना। इसी तरह एक और है, सर्कुलर मोशन से वो थीटा भी बराबर होता है उसके, आप ये मान लो, ठीक है। तो sin थीटा, tan थीटा एंड थीटा तीनों क्या होता है बराबर, किसके लिए, स्मॉल एंगल्स, मतलब 9 डिग्री से छोटा, मतलब 7 डिग्री 8 डिग्री से छोटे एंगल्स के लिए माना जाता है, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, लिया जा सकता है मैथ से। तो अब देखिए tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो बोलिए, sin थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या क्या था, tan i था, तो tan i को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, sin i, और sin i कितने के बराबर है, AB बाय AO, और यहाँ पर था tan r, इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin r, इसको क्या लिख सकते हैं, AB बाय AI लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, बी पे लगाओ तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन आई अपॉन साइन आर, किस में जा रहा है, एयर में विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखेंगे बोलिए, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू ऑफ क्या, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, बोलेंगे। अब यहां से देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, कहां से ये लिखा जा सकता है, AB बाय OA और AB बाय AI, देखिए AB बाय
AO लिख सकते हैं। अब बट्टे में है तो पलट देंगे इसको, कितना होगा AI बाय AB इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ध्यान से देखिए क्या क्या कटेगा, AB से AB तो क्या आ जाएगा बोलिए AI अपॉन AO इक्वल टू म्यू ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वाटर। प्लीज लिखिए, बहुत झुकना पड़ रहा है, लिखेंगे लिखिए लंबा लिखिए। हो गया आपका, देखिए हाँ देखिए साथ साथ लिख रहे थे क्या? हो गया, थोड़ा सा इसको लिक्विड को छोटा कर देते हैं। वही बात है, पेंसिल की बात की हो रही है। अभी आपका क्या है बताइए, लास्ट में क्या था AI अपॉन AO इक्वल टू म्यू ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखिए AI क्या है, यहाँ देखिए AI क्या है अपरेंट डेप्थ, AO क्या है रियल डेप्थ, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं अपरेंट डेप्थ लैंग्वेज में अपॉन में इसको क्या बोलेंगे रियल या एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, इक्वल टू म्यू ऑफ A अपॉन म्यू ऑफ W कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं पलटूंगा, इसको पलटूं तो क्या आ जाएगा, इसको अगर आप रिवर्स करें तो रियल डेप्थ अपॉन में क्या हो जाएगा अपरेंट इक्वल टू, तो ये भी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ ए। तो देखिए दोनों फॉर्मूले जहां जो जरूरत होगा हम लगा सकते हैं ना। तो यहां से इस जगह से आप लिख सकते हैं, देखो ध्यान से अपरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बताइए रियल डेप्थ ठीक है, रियल डेप्थ इनटू म्यू ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये गुना में हो जाएगा। तो आपका यहाँ से ये फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। अपरेंट डेप्थ ही निकालना रहता है,
हो जाएगा? अरे बोलिए। हो गया? यहाँ के आगे अब आपको पढ़ के आना है क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स, ठीक है? उसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। या आज ही पढ़ ले? पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो उसको देख के आएंगे, ठीक है? और क्वेश्चंस भी बनाएंगे, जब भी दिक्कत तो पूछिएगा, ठीक है? तो स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ाई। Thank you, sir. अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं ना, दो तीन ऐसे लोग लंबा क्या बोल रही प्यार की भाई तो बंद करो ना भाई, मैं भी तुम्हारे लड़के पूरा नहीं जाएगा, इसके बारे में बस मार